नमस्कार, मैं हूं निशांक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश इंडिया। जनता के हितों की रक्षा करने वाले कानून आज क्यों सरकार और किसानों के बीच गतिरोध की वजह बन रहे हैं? नए कृषि कानून के सहारे क्या सरकार किसानों के हितों का दमन कर रही है या सरकार कृषि कानून के बहाने कृषि का निजीकरण करना चाहती है? इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक्स मेजर हिमांशु सिंह सोम। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने अगर उसका क्लॉज देखेंगे 15 वगैरह कुछ है उसका, तो उसमें ये लिख रखा है कि एसडीएम की कोर्ट फाइनल कोर्ट होगी। हालांकि ये लीगली टेनेबल नहीं है कि किसान तो उसके फैसले के खिलाफ जो भी आपस में मतभेद होंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, वो एसडीएम उसमें सब सर्वोच्च अधिकारी हो गया। अब एसडीएम क्या तय करेंगे? एक तो एसडीएम इतने बुरी तरीके से मुकदमों से दबने वाले हैं, एसडीएम कोर्ट्स रोजमर्रा में मुकदमेबाजी रहेगी। और दूसरा ये कि क्या एसडीएम उसका निस्तारण कर पाएंगे? यदि नहीं कर पाएंगे, आप कह रहे हैं वो फाइनल कोर्ट है। अब फाइनल कोर्ट में तो आप जो किसान का अपना रेमेडी या रिड्रेसल सीकिंग की जो उसका फंडामेंटल राइट है, बुनियादी अधिकार है उसका न्याय लेने का, उसको आप कुचल दे रहे हैं ये कह करके, क्लॉज डाल करके। दूसरा, आप कह रहे हैं कि किसान की भूमि पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऋण नहीं लेगा, कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉर्पोरेट वाला आदमी होगा। मान ली मैंने आपकी बात, नहीं लेगा, फसलों पे तो लेगा। अगर 1 साल बाद विवाद हो गया और फसल हुई नहीं, तो उसने तो पैसा ले लिया, उस पैसे को सरकार कहाँ से रियलाइज कराएगी? भाई कॉर्पोरेट तो पैसा ले लिया 10 साल की फसल के ऊपर। अब 10 साल की फसल तो 1 साल की है, उसके बाद तो फसल ही नहीं हुई 9 साल की, तो किसके ऊपर ठहरेगा? वो जो दे राशि होगी, जो कर्जा होगा, वो किस पे आएगा? किसान ही पे तो आएगा। हालांकि वो किसान का कर्जा नहीं होगा, लेकिन वो किसान ही पे तो रहेगा। तो उसका आपने क्या तरीका किया? या तो आप ये करते कि जो भी जमानत क्या वो होनी है, कोलेट्रल उसमें लगनी है, जमानत के लिए कोई प्रॉपर्टी लगती है, मकान लगता है, दुकान लगती है, कार कोठी कटो बंगला जो भी लगता है, जमीन वमीन, भाई जो भी आवे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए वो अपना लगावे। फसल से क्या मतलब है? फसल को आप कैसे कोलेट्रल में यूज कर सकते हैं? फसल तो है ही नहीं ना, जब फसल होगी तभी ना होगी। तो ये जो अजीबो गरीब एक जगलरी, जिसको मैं कह रहा हूँ कालाबाजारी के नाम पे कालाबाजारी है, ये कहाँ से किसान का हित करेगी? ये तो मुकदमेबाजी बढ़ाएगी, झगड़े बढ़ाएगी, और इस देश में झगड़े बढ़ेंगे, अराजकता बढ़ेगी, बगावत बढ़ेगी। तो ये अराजकता फैलाने वाले कानून लगते हैं इस तरीके से, तो ये सुलझाने हुए तो बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो किसानों की नाराजगी अपनी जगह सही है, लेकिन किसानों को ऐसे जज्बाती मामलात में, किसान बड़ी जज्बाती सी कौम है, इतने पढ़ा लिखा नहीं है, उतना समझदार नहीं है, अपनी चीज़ों को अच्छे से जानता है, लेकिन किसान अपने मुद्दों को जानता है। तो जब उसके मुद्दों पे बात होगी तो हकीकत यही रहेगी कि गन्ने में 1 रुपया नहीं बढ़ा है। जब उसके मुद्दों पे बात होगी तो यही रहेगी कि साहब उसका जो गेहूं है 1975 का, जिसका एमएसपी है, वो उसका 1500-1600 का बिका। तो जब मुद्दे पे बात होगी, जब उसके मकई पे बात होगी, तो 1800 का वो एमएसपी जो था उसका 800 का 1200 का बिका। तो जब मुद्दों पे बात होगी तो ये चीज़ें सामने आएंगी। और ये जो कानून है 6 महीने से तो है ना, 6 महीने में ये कोई लाभ तो नहीं दे पाए। तो जब ये लाभ नहीं दे पाए तो इस बात की क्या गारंटी आगे लाभ दे पाएंगे? और विवादों का पिंडारा और खोल दे रहे हो आप, तो पिटारा पूरा विवादों को खोल दे। तो एक किसान और एक देश का जवान, ये 2 ऐसे पहलू हैं जिनको कभी नकारा नहीं जा सकता और जिनके बिना देश ना चल सकता है और ना ही कुछ करने की स्थिति में रह सकता है, क्योंकि ना ही हमारे पास सुरक्षा होगी जवानों के बिना और ना ही हमारे पास दाना होगा किसानों के बिना। तो इस मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार की अभी तक भूमिका रही है, इस पूरी भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? नारे सूत्र रूप में होते हैं, गुरु मंत्र के रूप में होते हैं, लेकिन उन पे अमल भी तो होनी चाहिए। अगर उन पे अमल दरामद नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात आपने कही कि किसान और जवान के बगैर हो ही नहीं पाएगा। यदि सीमा की सुरक्षा नहीं होगी, यहाँ खाद्य सुरक्षा नहीं होगी, आप सीमा पे खूब फौज लगा दीजिए और आपके लोगों को, नागरिकों को खाना न मिले पर्याप्त और खाद्य सुरक्षा ना हो, तो कौन देश ऐसा है जो अपनी सार्वभौमिकता को, अपने स्वाभिमान को अक्षुण्ण रख पाएगा यदि उसको लोगों को खाने तक को नहीं मिलेगा? तो जय जवान जय किसान का नारा सिर्फ कोई नारा नहीं है, वो एक रणनीति भी है। सबसे महत्वपूर्ण जो सुरक्षा में फौज के बाद कोई चीज़ है, आंतरिक गतिविधि है। फौज तो बाह्य गतिविधि है बॉर्डर्स का, आंतरिक जो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है वो कृषि है, और हमारा एक कृषि प्रधान देश है। अब यदि वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया था कि भाई हम ड्योढ़ी करेंगे नाव 2022 तक, यदि
माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव से पूर्व ये बात कही थी कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें था C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्टिंग, वृहद जो वो बनती है, कीमत लागत आती है किसान की फसल उगाने की, C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्टिंग प्लस 50% प्रॉफिट। जब ये नारा आपने दिया था, ये आपने वायदा किया था, नारा नहीं वायदा था आपका कि हम इसे लागू करेंगे स्वामी, आज 7 वर्ष हो गए हैं। आज 4 साल से उत्तर प्रदेश में गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा है। यदि 4 वर्ष से 5वां वर्ष भी खत्म ही हो रहा है, चुनाव सामने खड़ा है, आप चुनावी वर्ष में तो आप कुछ बांटने लगे, खैरात, उसको कोई मायने नहीं है। आपकी नीयत इस बात से दिखती है कि 4 वर्ष आपने क्या किया। हम गन्ना की बेल्ट से आते हैं, 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ा है अब तक। यदि 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ा है तो मुझे वो गणित समझाइए आप कॉमन सेंस का, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाएगी। भाई यहाँ तो सबसे मजबूत आय गन्ना है, मजबूत फसल गन्ना है, तो अब दुगनी कैसे हो जाएगी। नितिन गडकरी तो ये कह रहे हैं कि हम गोबर से पेंट बनाएंगे और किसानों को मालामाल कर देंगे। नहीं, देखिए, नितिन गडकरी जी के प्रति तो निजी तौर पे मेरा एक सम्मान भाव है ना। आपने उनका नाम ले लिया तो मेरा उनका सम्मान भाव इसलिए है कि मुझे वो परफॉर्मिंग मिनिस्टर लगते हैं। आप जाइए तो रास्ते वस्ते बनते हैं। अब वो यहाँ धंस गया है, जो मेरठ ये दिल्ली वाला है, वो पहली बारिश में धंस गया है, तो वो गुणवत्ता की एक बात हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो उस आदमी के पास एक दृष्टि है, एक विजन है, और वो एक पैशनेटली उन चीज़ों को करता है। तो उनकी, गडकरी जी की इस बात को कहते हुए मैं अगली बात कह रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ को गुड़ गोबर करने का तो आपका नहीं है। हर चीज़ गोबर से, पकौड़े से तो नहीं चलेगी। आप सबको कह दे पकौड़ा तलिए, तो ये तो रोजगार नीति का विकल्प नहीं हो सकता ना, पकौड़ा तलिए। अब अगर 10-10 करोड़ रुपए लोग पकौड़े ही तलने लगेंगे तो खाने वाले नहीं मिलेंगे, आपको पकौड़ा खाने वाले नहीं मिलेंगे। हर आदमी गोबर गैस ही बनाने लगेगा। तो ये मतलब ये सुनने उनने के लिए, कहने के लिए, जुमलेबाजी के लिए अच्छी बातें हो सकती हैं। हालांकि गडकरी जी पे तो कम से कम नहीं लागू है, गडकरी जी कामकाजी आदमी है। लेकिन प्रधानमंत्री का स्वयं ये कहना कि हम दुगनी आय करेंगे और 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ा है। और तीसरी बात, आपने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। देखिए ना, तो एमएसपी आपने बनाए, एमएसपी बहुत से है, न्यूनतम समर्थन, और वो न्यूनतम है मालिक, बात समझने की बात है, वो न्यूनतम है, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, एमआरपी नहीं है। अब यदि हम अपने उत्पादक को, किसान को न्यूनतम भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो सोचिए ना अपनी सोच कैसी है। आज हमारे यहाँ गेहूं है, हमारे अपने गेहूं की बात कर रहे हैं, 1975 रुपए क्विंटल का रेट है गेहूं का, एमएसपी न्यूनतम, कि इससे नीचे तो किसान को पड़ता ही नहीं पड़ेगा। और हमारे यहाँ 1600 रुपए का, आप चले जाइए 1500-1600 का आम गेहूं बिक रहा है। तो ज्यादा अच्छा सरकार के लिए ये होता, एमएसपी से नीचे किसी किसान की फसल बिकेगी तो खरीदने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी, उस पर जुर्माना लगेगा, वो जेल जाएगा। यदि इस आशय का कोई कानून सरकार लाती, बनाती, तो निश्चित तौर पे किसानों को लाभ भी होता और किसानों में सरकार के प्रति श्रद्धा भाव, सम्मान भाव या विश्वास आता। अब सबका साथ, सबका विकास और विश्वास की बात कहने भर से नहीं होने वाली है। 2 फसलें आई हैं, एक तो आप अध्यादेश के मार्फत लाए इसको। भाई ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी, आपातकालीन स्थिति थी कि आप अध्यादेश से किसान कानूनों को लेकर के आए, इनको अध्यादेश के मार्फत लाए, पहली बात। फिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि जनाब आपने जो है बिना किसी चर्चा के इतने महत्वपूर्ण विषय को, ऐसे ही आपके पास बहुमत है तो आपने पारित करा लिया, बिना चर्चा के पारित करा लिया। ठीक, अब आपके जून में अध्यादेश आ गए थे, जून के बाद 2 फसलें आई हैं, एक फसल आई है धान की, एक आई मकई की, 2 फसलें आई थी। गन्ने का मैंने आपको बता ही दिया, 4 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा है। मकई की 1800 की बिहार में 2006 से है ये कानून, और आज भी उनके 800-1200 का मकई बिका है, मक्का। तो दुगनी कहाँ हो रही है आय तो उसकी आधी हो रही है। आप अपनी जेब में अगर हाथ डाल के टटोल के देखेंगे तो हो सकता है आप भावनात्मक तौर पे 7वें आसमान पे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएं, भावनात्मक तौर पे, लेकिन जब व्यवहारिकता पे, धरातल पे उतर के आप अपनी जेब में हाथ डाल के देखते हैं तो आप देखते हैं आपके तो बटवे का आधी रह गई रकम, तो दुगनी थोड़ी हो रही है, वो तो आधी हो रही है। पूरे मुद्दे में सबसे बड़ा एक जो सवाल हमने किसानों से सुना है वो यही है कि कानून पास होने से पहले बड़े बड़े प्राइवेटाइज वेयर हाउस बना दिए गए, और जिस तरीके से वो पूरी रणनीति तैयार की गई, तो क्या कृषि का भी एक निजीकरण करने का प्रयास सरकार का है? जी, अब है नहीं है, मैं इस पे भी नहीं कह रहा, मैं तो आप ही के ऊपर सवाल छोड़ रहा हूँ। आप मुझे, आप पत्रकारिता से जुड़े हैं निशांत जी, मुझे बतावें क्या साइलोज बने नहीं बने, वेयर हाउसेज बने नहीं बने, इस तरीके के भंडारण के बड़े बड़े वो बने कि नहीं बने?
मेरा सवाल आपसे ये है, या तो आपका जवाब होगा नहीं बने, या आपका बनेगा बने। दो ही संभावनाएं हैं। यदि नहीं बने तो ये सवाल ही आप मुझसे मत पूछिए, आप स्वयं ही रिसर्च किए हुए हैं। और अगर बने हैं, आपकी जानकारी में है बने हैं, तो किसान में ये आशंका होना स्वाभाविक नहीं है कि भाई कई सालों की तैयारी पहले कर ली गई और फिर आनंद फानन में ये लाए गए। तो इससे किसान के कान खड़े हो गए, किसान में अविश्वास जमा, जो कि गैरवाजिब नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि जो किसानों की आशंकाएं हैं उनको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निराकरण कर देती। अब सरकार बजाय उन्हें निराकरण करने के, सरकार तो एक तरफा है कि कानून तो रहेंगे। तो यहाँ जो एक हमारे यहाँ, चलिए मैं इसे एक बड़े मजेदार अंदाज में कहूँगा इस बात को, हमारे यहाँ क्या होता है कि सामने से बुग्गी आ जाती है, इधर से ट्रैक्टर आ गया या दो बुग्गियाँ सामने आ गई, संकरा सा रास्ता है या कोई पुलिया है, वो कहता है कि भाई वो भी पीछे नहीं हट रहा, वो भी पीछे नहीं हट रहा। वो कह रहा है कि हम तो अपनी बात पे जान दे दें, वो कह रहा हम बेबात पे ही जान दे दें। तो ये वैसे किसान जो ढोर डांगरों के बीच रहता है, झोटे और बलद के बीच रहता है, उसकी तो बात ठीक है ऐसा कहना, लेकिन सरकार कोई झोटा बलद तो नहीं है कि सरकार वहां अड़ी हुई है। 8 महीने से किसान सरहदों पे पड़े हैं और गाजीपुर बॉर्डर किसान वहां पड़े हैं और प्रधानमंत्री कहें कि साहब मैं तो आपसे एक फोन कॉल की दूरी पे हूँ। भाई साहब वो भी तो आपसे 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं। मुझे तो 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला है। देखिए चंद्रशेखर जी, उस समय पंजाब में झगड़ा था, खूब मिलिटेंसी थी, आतंकवाद से ग्रस्त था। लोग मिलने आए चंद्रशेखर जी से, जिनको आतंकवादी कहा जा रहा था। चंद्रशेखर जी ने कहा मिलेंगे। लोगों ने कहा हथियार लेके आ रहे हैं, चंद्रशेखर जी ने कहा मिलेंगे। उन्होंने कहा मैं संविधान के तहत अपने लोगों से बात करने को तैयार हूँ। जब लोगों ने काफ़ी अखबार में, आपके मीडिया वालों ने उसे विवादित किया, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई जब मेरे देश के 25-25 साल के, 20-20 साल के लड़के मरने मारने पे उतारू हैं, तो मैं ऐसे में अपने देश के उन 20-25 साल के लड़कों से बात करूं या मैं जॉर्ज बुश से बात करूं। तो यहाँ अपने किसान जो 10 किलोमीटर की दूरी पे प्रधानमंत्री आवास से बॉर्डर पे पड़े हैं, उनसे बात करने के बजाय हाउडी मोदी मेरी तो समझ में नहीं आता, नमस्ते ट्रंप मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है साहब, हमने उस प्रधानमंत्री को भी देखा है, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को भी, जब आतंकवाद था पंजाब में, वो आदमी खुली जीप में गया था हरमिंदर साहब में, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने, और जिन्हें आतंकवादी कहा जा रहा था, मिलिटेंट कहा जा रहा था, वही लोग सुरक्षा में लग गए थे कि नहीं, इस देश का दिल बहुत बड़ा है, आपको मत दिया था, आपको दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी, आपने उन्हें दुश्मन बना रहे हैं आप तो इस तरीके से आप समस्याओं का निराकरण नहीं कर रहे हैं। उन किसानों के बीच 10 किलोमीटर जाने में क्या दिक्कत है? यदि एक आदमी घोषित आतंकवादियों के बीच में खुली जीप में जा सकता है, कोई प्रधानमंत्री कोई जा सकता है, या उनसे मिलने के लिए अपने दरवाजे खोल सकता है, तो आप 10 किलोमीटर नहीं जा सकते थे। 8 महीने से पड़े हैं वो लोग, बेवजह नहीं पड़े। तो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए था, उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए था। यदि उनकी आशंकाएं निर्मूल है, मुझे निर्मूल नहीं लग रही उनकी आशंकाएं, जैसा मैंने कहा, आप एक लॉ बना दीजिए, आज बना दीजिए आप, मैं तो समाधान दे रहा हूँ। भाई अगर आपका मन भी है और आप कह रहे हैं कि एमएसपी है, तो एमएसपी थी है से फायदा नहीं है कि उसमें टंकी में पानी है और सब है और मुझे पीने को नहीं मिल रहा है। मुझे तो द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग, प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। कहाँ कहाँ भरा पड़ा है मुझे उससे मतलब नहीं। अगर मेरे गले सूख रहा है और मुझे 2 बूंद मेरे गले में नहीं डली, तो मेरे लिए तो अमृत भी बेकार है। होगा कहीं अमृत देवताओं के पास, मेरे पास तो नहीं है। तो वो किसान इस समय उस देवताओं के अमृत की बात नहीं कर रहा, वो सामान्य उसकी बात कर रहा है। आप एमएसपी का आज कानून बना दीजिए कि यदि एमएसपी के नीचे किसान की किसी भी फसल की खरीद, और उसमें फसलों को फिर आपको सुरक्षा देने के लिए सिर्फ यही नहीं करना होगा, आपको दूध के लिए भी देखना पड़ेगा, आपको सब्जियों के लिए देखना पड़ेगा, आपको फलों के लिए देखना पड़ेगा। मधुमक्खी पालक भी हैं, कुछ औषधीय वो भी बनाते हैं। तो देखिए आपको थोड़ी सोच बड़ी करनी पड़ेगी और उनको सुनिश्चित, तब कृषि बचेगी, और कृषि बचेगी तो देश बचेगा, किसान बचेगा तो देशवासी बचेगा। आज हमारे यहाँ वो हो जाती है गड़बड़ इसमें मानसून में, तो सेंसेक्स का मिजाज बिगड़ जाता है, हमारे सर्राफों में सन्नाटा हो जाता है, मेरठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सर्राफों में। अगर तो कृषि से अर्थव्यवस्था चलती है। और आप लोगों के बीच में कोरोना काल के बाद विशेष तौर पे आपके ऊपर ये बात जरूरी है कि लोगों के जेबों में पैसा आए, बाजार में पैसा जाए, उत्पादकता, इन्फ्लेशन तो है, महंगाई है, लेकिन इनसे ज़्यादा खतरनाक होगा रिसेशन। अगर मंदी आ गई, और मंदी है आपके दरवाजे पे,
आप देख नहीं रहे हैं। किसानों की अगर हम बात कर रहे हैं अभी तो क्या किसानों को भी वेयर हाउस बनाने का मौका दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से? हाँ, क्यों नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ सरकार को अपने हाथ नहीं धो लेने चाहिए इस चीज से, सरकारों को बनाने चाहिए, इस चीन को बनाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पूर्व में नहीं बनाएगा, इस तरीके की योजनाएं थी। अब तो ये हो रहा है कि उनसे हाथ धोया जा रहा है कि कॉर्पोरेट को दे दिया जा रहा है, सब वो करेंगे। राज्य को चलना चाहिए कल्याणकारी मार्ग पर, जन कल्याण की भावना से। कॉर्पोरेट और व्यापार चलता है लाभ की धारणा पर, लाभ के लिए। तो दोनों की मंशा एक नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ लाभ की नहीं, व्यापार में भी शुभ लाभ की परंपरा है, लेकिन वो कितना शुभ लाभ होने वाला है ये तो दिख ही रहा है सामने। कि हमने देखा कि लोग पैदल चल रहे थे करोड़ों की तादाद में, उनको कोई मतलब राज्य जैसी चीज ही नहीं थी, कोई उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए कोरोना काल में एक बस तक मुहैया नहीं थी। पैदल बच्चों को लिए हुए गर्भवती महिलाएं तक पैदल चल रही हैं, मजदूर। तो वो जो देश का नागरिक है वो कैसे महसूस करे कि वो ऐसे देश का नागरिक है, वो किसी देश का भी नागरिक है जिसमें कोई सरकार भी है। उसके लिए सरकार नाम की चीज नहीं है। हमने देखा अच्छे अच्छे खाते पीते घरों के लोग, रुपए पैसे वाले रसूखदार लोग, वो उस टाइप के नेतागण भी जो अपने होर्डिंग बोर्डिंग पे फोटो छपवाते हैं। अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, 4 महीने पुरानी बात है, अप्रैल मई में ऑक्सीजन के लिए तड़फड़ा रहे थे। अब कोई कह दे कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं, तो देखिए ये तो एक गैर जिम्मेदार बात है और ये तो सामने तथ्य को न मानने या नकारने वाली बात है। तो इन तरीकों से तो होना नहीं है। आपको बेरोजगारी बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, आपको लोगों की बदहाली बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। अगर सिर्फ न मानने से, ये तो वो एक वो वाली बात हो गई, वो जो मिसाल है कि साहब वो शुतुरमुर्ग वाली कि वो गर्दन उसमें दे ली रेत में, उससे तो समाधान नहीं निकलेगा, उससे तो जान भी नहीं बचेगी, कम से कम देशवासी की तो नहीं बचेगी। और नहीं ही बची, मेरी बात समझिए, नहीं ही बची, मैं ये कह रहा हूँ। क्यों नहीं बची? सिर्फ ऑक्सीजन मात्र से आप जनता में जो एक तरीके का पैनिक हो गया था, बदहवासी फैल गई थी उस समय कोरोना के अप्रैल मई के महीने में। अगर लोगों को ये रहता, आशंका नहीं होती और ये आश्वस्त होते कि ऑक्सीजन की उपलब्धता है और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो मेरा मानना ये है कि 50% तो इसी बात से स्थिति ताबे में आ जाती। यदि बेड्स की आपको 1.25 साल मिला, 1.25 साल मिला, यदि एक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, अभी मैं उनको आपके मार्फत निशांक जी मुबारकबाद भी दूंगा कि वो बहुत लो प्रोफाइल आदमी है, चुपचाप, ये टीवी पे छाने वाले आदमी नहीं है, ऐड देने वाले नहीं है, आपको तो नुकसान ही होता होगा, ऐड नहीं देते हैं, बहुत चुपचाप रहते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने हॉकी टीम को, महिला के और पुरुष को 5 साल स्पॉन्सर किया है। नतीजा सामने आया है। एक नतीजा उनका बड़ा जो सामने आया कि उड़ीसा वो राज्य था जिसने ऑक्सीजन अन्य लोगों की, पिछड़ा राज्य है उड़ीसा, लेकिन नवीन पटनायक जैसे सक्षम नेतृत्व, सुलझे नेतृत्व, एक जिसके पास विजनरी नेतृत्व, कोई एक रोड मैप है, जिसके पास ब्लूप्रिंट है, जिसके पास, यदि ऐसा मुख्यमंत्री, सक्षम मुख्यमंत्री होता है, या पिनराई विजयन केरला वाले, तो उन लोगों के पास ऑक्सीजन की तैयारी थी। ऐसा क्या हो गया कि आपके पास तैयारी नहीं थी? उत्तर प्रदेश में तैयारी नहीं थी भाई, आप उसका कह सकते हैं, मैं किसी पार्टी की नहीं कह रहा, दिल्ली वाले मुख्यमंत्री जी से भी पूछा जाए, भाई उनकी दिक्कत ये हो रखी है कि उनके लिए हर चीज़ के लिए मोदी दोषी है और मोदी जी के लिए हर चीज़ के लिए जवाहरलाल नेहरू दोषी है। उनके लिए हर चीज़ के लिए मोदी जिम्मेदार है, उनके लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है। भाई इन दोनों में से भी कोई जिम्मेदार होगा, इन लोगों में भी कभी कोई जिम्मेदार होगा, या मरने के 60 साल बाद भी जवाहरलाल नेहरू इस देश में जिम्मेदार हैं? तो ये जो प्रवृत्ति है आज किसानों के लिए, केन कंट्रोल 66 का है और उससे पहले की नीति है जो जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने की, तो उन लोगों ने उस ज़माने में गन्ना के किसानों की या कृषि की व्यवस्था को समझा था, मंडी की व्यवस्था पे बात हुई थी, तो वो लोग उस ज़माने में समझ सकते थे। आज 60-70 बात तो आपको और बेहतर समझना चाहिए था। आप रिग्रेसिव हो रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से हाथ पहुँच दे रहे हैं। रोजगार पे जिसको आप बार बार कह रहे हैं, मैंने वही बात दोहरा रहा हूँ कि पकौड़ा तलो, भाई सब पकौड़ा तलेंगे तो खाएगा कौन, है ना। तो ये समाधान न देने वाली बातें हैं। समाधान जिनको देना है, मैं मुबारकबाद दूंगा नवीन पटनायक जैसे लोगों को, मैं मुबारकबाद दूंगा केरला के पिनराई विजयन जैसे लोगों को, वो समाधान देने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य देश का ये है कि जो बहुत ही शांत प्रवृत्ति के, चुपचाप काम करने वाले, नतीजे देने वाले लोग हैं, जनता में भी आज उनकी मांग नहीं है। अगर हम आप सड़क पे निकल के पूछें किसी से नवीन पटनायक कौन है, तो शायद बहुत लोग बता नहीं पाएंगे। मैं हम पूछे पिनराई विजयन कौन है, तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन हम किसी लंपट लुच्चे का, जिसने कोई उन्मादी बेहुदा घटिया बात कही है, उसका नाम ले लें, या किसी, माफ़ी चाहूँगा, बॉलीवुड स्टार का नाम ले लें जिसका कोई योगदान नहीं देश में,
है ना, या किसी उसका नाम ले ले, 3 चीज़ की आ सकती है क्रिकेटर की, एक फिल्म वालों की और एक ही नेताओं की, पेशेवर नेताओं की, जो देश के लिए कोई विशेष योगदान देते हों नहीं देते हों, इससे जनता को कोई वास्ता नहीं है। जनता ऐसे लोगों के प्रति आसक्त है जो देश के लिए योगदान दे रहे हैं, उनका तो नाम भी नहीं जानती। तो कहीं जनता की गलती है, जनता जागरूक नहीं है और जनता जिम्मेदार नहीं है। जनता को जिम्मेदार होना होगा, जागरूक होना होगा, सही चुनाव करने होंगे। जब जनता सही चुनाव करेगी तो निश्चित तौर पे समाधान निकलते हैं, जैसा कोरोना काल में पिनराई विजयन या नवीन पटनायक ने निकले, इनसे तो नहीं निकले। प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला। आज ये सिर्फ एक काम कर दे सरकार, किसानों के एमएसपी को नहीं मिलता है तो दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान कर दें, जुर्माने का प्रावधान कर दें, जेल भेजने का जुर्माना कर दें, मिलने लगेगा किसान को, कर दें नियत अच्छा, साफ। मैं अभी आप करणी सेना से भी जुड़े रहे हैं आप, तो अगर एक फिल्म को लेके पूरा विवाद हुआ, पूरे देश भर में माहौल बना, पूरा जगह जगह प्रदर्शन देखे गए, कहीं आगजनी हुई, कहीं पथराव हुआ, जिस भी तरीके से हुआ, लेकिन अंत में उस चीज़ का जो परिणाम था वो यही था कि जिस मांग को लेकर करणी सेना ने उस पद्मावत फिल्म के लिए आवाज़ उठाई, उसमें संशोधन किया गया, हर तरीके से उसको जो मंशा आप लोगों की थी उसके अनुरूप कर दिया गया। तो अब सवाल मेरा इस पर यह है कि क्या किसानों को भी ऐसे ही किसी रणनीति की ज़रूरत है कि जो सरकार अभी तक उनकी आवाज़ नहीं सुन पाई है, वो उनकी आवाज़? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है और आपने उनका जिक्र कर दिया। वो एक फिल्म से संबंधित है, जिन विवादों को मैं गैर ज़रूरी मानता हूँ। मैंने उस दौरान में भी कहा, इस देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कोई फिल्म इस देश की समस्या नहीं है। बनेगी तो अच्छा, नहीं बनेगी डब्बे में बंद रहेगी, कूड़े में फेंक दी जाएगी तो अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी की फिल्म के ना बनने या बनने से। लेकिन इस देश में गलत नीति बनने से निश्चित तौर पर फ़र्क पड़ता है। अगर करोड़ों लोगों का रोज़गार चला जाता है, आज भी कृषि इस देश में 60% लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आगे से पीछे से रोजगार देने वाला सेक्टर है। मुझे और कोई सेक्टर बता दीजिए जो इतने लोगों को कहीं समायोजित कर सकता हो रोजगार के तहत, कोई एक सेक्टर बता दीजिए। भाई रिटेल वाला था, सर्विसेज सेक्टर थे, ये नया सर्विसेज सेक्टर में आ गए हैं रोजगार, लेकिन इतने बड़ी जनसंख्या को क्या ये समायोजित करते हैं? नहीं करते हैं। इतनी बड़ी तादाद जो कि एक, और कृषि सिर्फ रोजगार नहीं है इस देश में, कृषि एक संस्कृति है, एक जीवन पद्धति, एक जीने का तरीका है। यदि इस जीने के तरीके को आपने छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तो वो जो 60-70 करोड़ आदमी जब सड़क पे उतरेगा, 80 करोड़ आदमी असहाय, निराश, क्या आप सोचते हैं इस देश में कानून व्यवस्था बनी रहेगी? क्या आप सोचते हैं कि अमन चैन बना रहेगा? गणतंत्र दिवस पे हमने तस्वीर देखी, उस तस्वीर को क्या कहें फिर? हाँ, अब उस पर भी स्पष्ट हुई। अब वो कौन लोग थे, क्या लोग थे, उसमें तो कई लोगों के, बड़े पदों के लोगों के साथ तस्वीरें भी आ रही हैं, एमपी पीएम के साथ तस्वीरें आ रही हैं उन लोगों की। तो वो लोग किसान ही थे या किसानों की वजह से वो कर रहे थे, ये भी अब तय नहीं है। हाँ, उसमें खूबसूरत बात गणतंत्र दिवस की है और उस पर गर्व महसूस होना चाहिए हर नागरिक को, और जागरूकता का ये अच्छी मिसाल थी कि लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में गए और एक अपवाद को छोड़ दीजिए जो कि एक तालमेल की कमी के कारण भी हो सकता है, ये भी तो खूबसूरती देखिए कि लाखों ट्रैक्टर अनुशासित तरीके से जा करके वापस आ गए। वरना अगर वास्तव में ऐसा ही हाल माना जाए जिस तस्वीर को आप दिखलाना चाह रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में, यदि वैसी होती तो दिल्ली जल जानी चाहिए थी, दिल्ली तो जल जानी चाहिए थी ना। लेकिन उन लोगों में जिम्मेदारी का भाव किसानों में इतना ज़्यादा है, वो जिसके देश के नागरिक हैं, कि हालांकि वो है नामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता है, जब अंग अंग में लगे सांप वो चूस रहे, तब भी न मुँह खोल कुछ कहने वाली, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। तो उस आदमी को देखिए तो सही, इतनी दुर्गति के बावजूद वो इतने अनुशासित तरीके से चला आया। दिल्ली तो जल जानी चाहिए थी। तो उनके अनुशासन का भी आपको समझना चाहिए, उसकी वाहवाही होनी चाहिए, और आपको हमें इस बात पे गर्व महसूस होना चाहिए कि हम ऐसे इस देश के किसान वर्ग के साथ हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों में भी होने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं होने दिया। अब लेकिन हम उस चीज पर गर्व तो नहीं कर सकते हैं कि जो देश, जो लाल किले की प्राचीर पर जो हुआ, उस चीज पर तो हम गर्व नहीं कर सकते हैं? नहीं, उस पर गर्व करने की जरूरत भी नहीं है, उस पर गर्व करने की जरूरत भी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि दंडात्मक कार्रवाई हो, जिसने किया, जिन्होंने किया,
जिन्होंने करवाया, जिसने करा, हम नहीं कह रहे हैं, हम उसे क्यों डिफेंड करेंगे, हमारा तो आदमी ही नहीं है, हमारे तो रूट पे ही नहीं था साहब। मैं उसमें फिजिकली प्रेजेंट था। मैं तो उस दिन ट्रैक्टर रैली में हमने एक झांकी बनाई थी गंगा जल बिरादरी की, जल संरक्षण संबंधी और खेती और किसानी से पानी के संबंध की हमने एक झांकी बनाई थी, और वो झांकी लेकर के हम वहाँ थे। हम भी फंस गए उसमें, जब भी ट्रैक्टर के बीच में, तो आईटीओ की तरफ हम वहाँ, जब हुआ है आईटीओ वाला भी हादसा हुआ है, उसके 1.5 घंटे के करीब वो बड़ा इंच करके हम भी पहुँचे हैं वहाँ। बल्कि आपको तो पद्मश्री दिलवा देना चाहिए, मुझे तो वहाँ से फिर वो खुलवाने का श्रेय भी है। मैं धमका धमको करके हमने रास्ता खुलवाया कि भाई, मेरे साथ काफ़ी लोग थे, मेरठ के 15-20 ट्रैक्टर थे, 50 से एक ट्रैक्टर ऐसे थे जो बिल्कुल मेरे व्यक्तिगत परिचित थे। हम लोग गए, हम लोगों ने थोड़ा धमका धमको करके भी, जैसा अफरा तफरी हो जाती है, लोगों में जोश आता है, गफलत फैलती है, घबराहट फैलती है, तो वो ऐसा नहीं था कि भाई कोई प्लान करके ऐसा कुछ करा, बिल्कुल नहीं था। मैं वहाँ मौजूद था, उसके 1.5-2 घंटे बाद मैं वहीं मौजूद था, और मैंने रास्ता खुलवाया है खुद, और हमें पुलिस ने सहयोग किया। कोई कहे कि ना, मैं इस बात को भी नहीं मानता कि पुलिस ने कुछ उसमें गफलत की, बिल्कुल नहीं की। मैं खुद उस बात का गवाह हूँ। वहाँ पुलिस ने पूरा सहयोग किया, एक रास्ता बताया कि साहब ऐसे जाइए और यहाँ से सीधा चला जाएगा, और हमने उनसे कहा वॉकी टॉकी पे आगे ऑर्डर पास करो कि कहीं कोई ब्लॉकेज न लग जाए। उन्होंने पूरा सहयोग किया, उनके चेहरे पे भी घबराहट थी पुलिस वालों की, ठीक है। और किसानों ने बड़ी जिम्मेदारी से करा। तो एक जो इसको आप कह रहे हैं, मैं उस बात से सहमत हूँ भाई, जिसने भी किया, जोश में किया, गफलत में किया, या किसी ने जानबूझ के किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए करवाया, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जो दोषी है, अगर भाई वो वैसा ही जोशीला टाइप का आदमी है, तो उस अनुपात में उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर किसी साजिश के तहत हुआ था तो उस अनुपात में उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उसमें हम नहीं है, हम तो और मांग कर रहे हैं, हम तो मांग कर रहे हैं कार्रवाई।